नीड फॉर सैम्पलिंग, सैंपल लेने की ज़रूरत क्या है? सैंपल लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी पॉपुलेशन में कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं, सबका ब्लड प्रेशर ही देखना चाहते हैं, तो हम पूरे देश की जनता को तो देख नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। पूरा अपनी सिटी की जनता, या कह लो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खाली, वो भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम हर एक का ब्लड प्रेशर नापने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जितना बड़ा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये बहुत खर्चीला तरीका है। उसके स्थान पर अगर एक अच्छा सैंपल लिया जाए, अच्छा सैंपल मतलब पॉपुलेशन का वो छोटा सा सैंपल जो कि इतने अच्छे से लिया गया है कि वो पॉपुलेशन को दर्शित करे, मतलब सैंपल जो कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। अगर उसमें हम ये चीज़ नापेंगे, लेट से ब्लड प्रेशर नापेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कमोबेश पूरी पॉपुलेशन के बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट उसके बराबर होगा। इसलिए सैंपल के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं अगर सैंपल ठीक से लिया गया हो तो। इसलिए सैंपल लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। एक पॉपुलेशन का सैंपल हमें कब कब ज़रूरत पड़ती है लेने की? या तो हमें कोई एक पैरामीटर, जैसे कि ब्लड प्रेशर कितना है, या कितने लोग को ये बीमारी है, कितने लोगों को नहीं है, ये जांचना है। और या कोई हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है कि शायद इस वजह से ये बीमारी होती है, या इस चीज़ से बीमारी प्रिवेंट होती है। उस हाइपोथेसिस को अगर हमें चेक करना है, टेस्ट करना है, तो हम एक सैंपल या एक से ज़्यादा सैंपल निकाल के उन पर टेस्ट करते हैं। अब जो आपने पूछे ऊपर बात की कि पॉपुलेशन का पैरामीटर वो क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन की वैल्यू है, जैसे कि मीन ब्लड प्रेशर या मीन पल्स रेट, या कितना परसेंट है लोगों को बीमारी, ये सारे जो भी वैल्यूज़ निकलती हैं, अगर ये पूरी पॉपुलेशन पे निकाली जाएं तो उसको कहते हैं पैरामीटर्स। तो इसलिए इसमें जो मीन होता है, पूरी पॉपुलेशन का मीन जो कि एक पैरामीटर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है पूरी पॉपुलेशन की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। फिर स्टैटिस्टिक्स, वही वाली वैल्यूज़ जो हमने पॉपुलेशन के लिए निकाली थी, अगर एक सैंपल की निकाली जाए, जो कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो वो क्योंकि पूरी पॉपुलेशन से नहीं ली गई है तो उसको पैरामीटर्स नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इस कंडीशन में जो मीन होता है उस सैंपल का, उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को खाली एस या एस डी से। अब एक और चीज़ है जिसे कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम इज़ सिंपली एक लिस्ट होती है, जिस पॉपुलेशन से आपको सैंपल लेना है उस पॉपुलेशन के सारे लोगों की एक लिस्ट होती है, और हर मेंबर को एक नंबर दे दिया जाता है। इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, क्योंकि इसमें से हमें सैंपल लेना होता है। फिर द कंप्लीटनेस ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ सैंपल ड्रॉन, मतलब अगर आपका सैम्पलिंग फ्रेम कंप्लीट है तभी आप उसमें से एक अच्छा सैंपल निकाल पाएंगे। अगर सैम्पलिंग फ्रेम में ही कुछ लोग मिसिंग हैं, कुछ को नंबर नहीं दिए हैं, 2 नंबर रिपीट हो गए हैं, ठीक से नहीं की गई है, सैम्पलिंग फ्रेम ही ठीक नहीं है, तो जो सैंपल आप उसमें से ड्रॉ करेंगे उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। सैंपल की क्वालिटी का क्या मतलब? सैंपल की क्वालिटी का मतलब उस सैंपल से जो आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे वो पॉपुलेशन के पैरामीटर से करीब करीब मैच करनी चाहिए, तभी कहेंगे कि ये सैंपल अच्छा है या ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है। तो वो अच्छा सैंपल या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तभी निकल सकता है जबकि सैम्पलिंग फ्रेम कंप्लीटली लिस्टेड हो। सैंपल पॉपुलेशन में से सैंपल लेने के लिए मेथड्स या सैम्पलिंग मेथड्स, 2 तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी सैम्पलिंग, एक्चुअली ज़्यादा डिज़ायरेबल सैम्पलिंग मेथड होता है, क्योंकि इसमें हर एक यूनिट का या पॉपुलेशन के हर एक मेंबर का इंक्लूड होने का चांस, इंक्लूड होने की संभावना बराबर होती है। कि सैंपल में हर कोई ऐसा नहीं है जो कोई आगे खड़ा है या कोई बीच में छुपा हुआ खड़ा है तो वो आपकी आंखों से बच जाएगा। हर एक का नंबर होता है, हर एक की बराबर चांस होती है कि वो सैंपल में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें
हर एक की चांस बराबर नहीं होती, जो सामने खड़ा है या जो ज़्यादा आगे आके अपने आप को वॉलंटियर करता है या किसी भी तरह से, किसी की चांस ज़्यादा होती है इंक्लूड होने की, किसी की कम होती है। ये उतना डिज़ायरेबल मेथड नहीं है, लेकिन कई बार हमें रिसर्च में अपने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से या पैसे की कंस्ट्रेंट की वजह से या हमारे पास रिसर्चर्स का नंबर कम उनकी वजह से हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी पड़ती है, नहीं तो रिसर्च ही नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज और क्लस्टर सैम्पलिंग, जो हम इसमें पढ़ाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हम आपको किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे वो है वॉलंटियर्स, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, रेफर्ड केसेस एंड अ हैप्पैजार्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग। So probability sampling methods will be discussed in this chapter, in this lecture. Non probability sampling के methods हम एक अलग lecture में पढ़ाएंगे। तो probability sampling methods, इनमें 6 मेन टाइप के मेथड्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट को आने चाहिए। ये हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यही सबसे अच्छा मेथड माना जाता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वो सैंपल जो कि पॉपुलेशन को दर्शाता है, सही तरीके से माना जाता है, इसलिए ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे की जाती है? जो पॉपुलेशन आपको स्टडी करनी है उसके हर यूनिट को या हर मेंबर को एक नंबर दिया जाता है, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1,00,000 हो, हर एक यूनिट को एक नंबर दिया जाता है। फिर इन नंबरों में से जितना सैंपल आपको चाहिए वो नंबर्स रैंडमली चूज़ करे जाते हैं। रैंडम चूज़ करने का मतलब ये होता है कि हर एक यूनिट का बराबर संभावना होती है कि वो सैंपल में इंक्लूड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ईच यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग ड्रॉन इन द सैंपल। तो अब हमें ये देखना है कि हमने जो नंबर दिए हैं 1 से लेके 1000 या 10,000 हर एक यूनिट को नंबर दिए हैं, उनमें से जो हम नंबर चूज़ करेंगे, जैसे हमें 100 लोग चूज़ करने हैं, तो वो नंबर हम रैंडमली कैसे चूज़ करें? क्योंकि आप किसी से भी कहेंगे कि कोई भी 100 नंबर पिक कर लीजिए या जितना भी आपको सैम्पल करना है, तो हर एक की अपनी अपनी इंक्लिनेशन होती है। किसी को कोई नंबर बहुत अच्छा लगता है तो वो नंबर ज़रूर आएगा उसके सैम्पलिंग में, कुछ नंबर ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमें उससे बचना होता है। तो उसके लिए हम रैंडम नंबर चूज़ करना है, मतलब रियली रैंडम नंबर चूज़ करना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं? एक कि हम रैंडम नंबर टेबल यूज़ करें। ये एक टेबल होता है जिसमें कि आप कई सारे नंबर दिए हैं, आप सबसे पहला चूज़ करें, बीच में से कहीं से भी चूज़ करें, आप सीधी लाइन में चूज़ करें, आप खड़ी लाइन में चूज़ करें, आप टेढ़ी लाइन में चूज़ करें, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से आप कोई भी नंबर चूज़ करेंगे तो वो रैंडम ही होगा। तो आप इसमें देखें, ये नंबर मैंने चूज़ किया, आप उसको नंबर देखिए कि सैम्पल में इंक्लूड हो जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जाके नंबर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है लॉटरी मेथड। इसमें क्या है कि पेपर चिट्स बनाई जाएगी, जितने लोग हैं उतनी चिट्स बनेगी और हर एक में 1 से लेके जहाँ तक एंड तक का नंबर लिख लिया जाएगा। तो हर एक यूनिट का नंबर एक चिट में होगा। ये सारी चिट्स एक बॉक्स में रख ली जाएंगी, फिर उस बॉक्स को खूब हिलाया जाएगा और फिर एक नंबर में से एक चिट निकाली जाएगी, उसमें जो नंबर है वो आप नोट कर लेंगे। इस चिट को आप वापस डाल देंगे और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि रिक्वायर्ड नंबर की आपके पास इकट्ठे ना हो जाएं। अगर आपको 100 लोग चाहिए तो 100 नंबर आपके पास, अलग अलग नंबर आपके पास आते ही आप इस प्रोसेस को बंद कर देंगे। तीसरा तरीका है कि जो करेंसी नोट्स होते हैं उनमें लिखा हुआ जो नंबर होता है आप वही नंबर चूज़ कर लें। जैसे अभी हमको 1 का चाहिए तो ये नोट है, इसमें आखिरी नंबर है 7, तो हम 7 चूज़ कर लेंगे। अगर आपको डबल डिजिट्स में करना है तो 77 चूज़ हो गया। इसमें किसी ना किसी में 01 भी आएगा एंड में, तो वो नंबर 1 हो जाएगा। तो इसमें ह्यूमन बायस पूरी तरह से निकाल दी जाती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो कि हम इतनी अच्छी मानते हैं, इसके
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पल एक इतनी अच्छी सैम्पलिंग मेथड है कि इसमें ह्यूमन बायस, जो हमारी गलती करने का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। इसलिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से जो हमको सैंपल मिलता है वो उस पॉपुलेशन को अच्छे से दर्शाता है, जिसको कि कहते हैं हाईली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। इसीलिए ये जो सैंपल है जो हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से मिलता है, इसके जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इसलिए हम इसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ पॉपुलेशन पे कर सकते हैं। क्या नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस। जो सिंपल रैंडम सैंपल है वो तभी निकाला जा सकता है अगर हमारे पास पूरी पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट है, जिससे कि हम उसको हर एक मेंबर को नंबर दे सकें। तो पहले तो लिस्ट होनी चाहिए और वो लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट लिस्ट ऑब्टेन करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार तो लिस्ट ज़्यादातर तो होती नहीं है, और अगर होती है तो हो सकता है कि उसको एक्सेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आए, प्राइवेसी इश्यूज़ हों कि वो हम शेयर नहीं करेंगे अपने मेंबर्स की लिस्ट, या बहुत लंबे प्रोसेस से परमिशन मिलती हो तब वो लिस्ट मिले आपको। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकती है कि एक हमें जो पॉपुलेशन चाहिए उसकी खुद की कोई लिस्ट है ही नहीं, उसके जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो कोई किसी का मेंबर है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें लिस्ट लेके और उसमें से वो लोगों का नंबर निकालना है जो इस पॉपुलेशन में है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और कई बार हमें वो लिस्ट हो सकता है कि ख़रीदनी पड़ सकती है उन ऑर्गेनाइजेशन से, तो कई बार बहुत महंगा भी हो जाता है। तो इसीलिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे अच्छी होते हुए भी हर बार पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर तीसरा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमको एक लिस्ट भी मिल गई, उसमें हमने नंबर भी दे दिए, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल गए और हमने एक चूज़ भी कर लिया, लेकिन जो सैंपल हमें मिला है वो एक बहुत बड़े एरिया में स्कैटर्ड है। सोचो कि एक पहाड़ी एरिया है और बहुत दूर दूर घर हैं सारे, तो उसको कांटेक्ट करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल रैंडम सैंपल अगर हम इस स्थिति में लेते हैं तो हमको स्टडी को पूरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा मेथड है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है कि हमें इस पॉपुलेशन में स्टडी करनी है। फिर हमें सैंपल साइज़ निकालना है कि हमें कितना बड़ा सैंपल लेना है। सैंपल साइज़ डिपेंड करता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, और ये आपको एक अलग लेक्चर में बताया जाएगा, पर एक सैंपल साइज़ के एक फॉर्मूले होते हैं। तो सैंपल साइज़ आपने डिसाइड कर लिया। अब जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपने एक लिस्ट बनाई और हर एक मेंबर को नंबर दे दिया, इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको अब निकालना है सैम्पलिंग इंटरवल। सैम्पलिंग इंटरवल मतलब पूरी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है वो नंबर डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज कैलकुलेटेड, और ये जो वैल्यू निकलती है हम इसको के कहते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में इसका नाम होता है सैम्पलिंग इंटरवल। अब हम पहली यूनिट रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद से हर एक केथ यूनिट लेते जाते हैं। तो जो पहली सिलेक्टेड यूनिट है वो रैंडमली सिलेक्ट होती है, इसलिए रैंडम, और उसके बाद सिस्टमेटिकली हर एक केथ यूनिट सिलेक्ट होती है, इसलिए सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। एक एग्जाम्पल है, एक हाउस होल्ड है एक लोकेलिटी में जो कि नीचे ब्लू डॉट्स के द्वारा दर्शाए गए हैं। इन हाउसेस को पहले नंबर दिया जाता है, कई बार ऑलरेडी इनका नंबर एग्जिस्ट होता है। अब हमें 10% सैंपल चाहिए, तो हम एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कि हम रैंडम टेबल से यूज़ कर सकते हैं या करेंसी नोट से यूज़ कर सकते हैं या लॉटरी से यूज़ कर सकते हैं। एक रैंडमली नंबर निकाल लिया, लेट से हमारा नंबर 4 निकला, तो आप देख रहे हैं नीचे 4 नंबर की जो डॉट है वो रेड हो गई है ब्लू से। उसके बाद हमारा सैंपल इंटरवल है 10, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन साइज जितना है उसका हमें 10% सैंपल चाहिए, तो सैम्पलिंग इंटरवल 10 है। तो 4 के बाद हर एक 10th नंबर मतलब 4, 14,
24, 34 इस प्रकार से हम चूज कर लेते हैं और फिर इन सारे नंबरों को, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड हो गए हैं, एक सैंपल में हम ले लेते हैं। ये जो रेगुलर इंटरवल है के, ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है और आपका सैंपल का साइज क्या निकला है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के फायदे। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग भी हमको एक सैंपल प्रोवाइड करता है जो कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी हद तक होता है। हालांकि सिंपल रैंडम ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग भी हमको एक रिप्रेजेंटेटिव, रीजनेबली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दे देता है। फिर जो सिंपल रैंडम सैंपल है उसके मुकाबले सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि आपने एक हाउस होल्ड को रीच किया, उसके बाद हर एक नंबर गिन गिन के हर एक केथ हाउस पे आप चले गए। और अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, स्कैटर्ड है बहुत एरिया में और होमोजीनियस नहीं है, तो आपको सिंपली ये करना है कि पहला आपने घर चूज़ किया, उसके बाद हर एक 10th या जो भी नंबर आता है सैम्पलिंग इंटरवल, वो घर आपको अप्रोच करते जाना है और बस पॉपुलेशन के आखिरी लिमिट पे पहुंच के आपका काम ख़त्म। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, डिसएडवांटेज, कि सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल भी तभी हो सकती है अगर आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है पॉपुलेशन की और उसको आपने नंबर दे दिया है, तो आप जानते हैं कि हर एक nth हाउस कहाँ आ रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान एक हो सकता है कि जो पॉपुलेशन की लिस्ट है जिसको आपको स्टडी करना है, उसमें कोई वैसी पीरियोडिक अरेंजमेंट हो और ये पीरियोडिक अरेंजमेंट कोइंसाइड कर जाए आपके सैम्पलिंग इंटरवल के साथ, जो पैटर्न है वो आपके साथ कंबाइन कर जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो सैंपल है वो एक जैसे केसेस निकाल के खड़े कर दे एक तरफ, हालांकि वो कम्प्लीटली रैंडम ना हो। जैसे कि एग्जांपल नीचे है, नीचे कुछ डॉट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कम्युनिटी को। तो उसमें आप देख रहे हैं कि हर एक कुछ डॉट्स ग्रीन है, हरे रंग के हैं, ये वो घर हैं जो कि एक कॉर्नर पे हैं, तो इनको अलॉट किया गया है एल्डरली लोगों को रहने के लिए, क्योंकि इनको ईजिली पुलिस बेंच के द्वारा गार्ड किया जा सकता है। अब हमने अपना पिछले वाला सैंपल लिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो आप देख रहे हैं कि जो चौथे नंबर की डॉट है वो तो नीली है, लेकिन उसके बाद हर 10वें नंबर की जो डॉट है वो हरी है। अब हमने उस तरीके से एक सैंपल बाहर निकाल लिया, तो चौथे नंबर की डॉट ब्लू है और बाकी ग्रीन है। तो क्या ये सैंपल जो साइड में आपको दिख रहा है पॉपुलेशन से मेल खाता है? क्या यह सैंपल पॉपुलेशन को दर्शाता है? इन अदर वर्ड्स, क्या यह सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। तो ऐसी चांस में जब आपका सैम्पलिंग इंटरवल कोइंसाइड कर गया एक इनहेरेंट पैटर्न में उस पॉपुलेशन के, तो आपका जो सैंपल निकलेगा वो उस पॉपुलेशन को नहीं दर्शाएगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो नहीं होगा। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का। तीसरा सैम्पलिंग का तरीका है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये कहाँ यूज़ होती है? ये तब यूज़ होती है, इस तरह का सैंपल तब लिया जाता है जब हमको ये इंश्योर करना हो कि जो पॉपुलेशन में जितने भी स्ट्रेटा हैं वो उस सैंपल में इंक्लूड हो जाएं। क्योंकि अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या कोई भी सैम्पलिंग करते हैं तो हो सकता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो थोड़े नंबर में मौजूद हैं, वो उस सैंपल में रिप्रेजेंट ना करें। पर हम चाहते हैं कि हर एक स्ट्रेटा, हर एक पोर्शन उस पॉपुलेशन का उसमें सैंपल में रिप्रेजेंट करें। जैसे कि हमें डेटा देखना है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, वो रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं या एज ग्रुप हो सकते हैं या सोशियो इकोनॉमिक डेटा हो सकते हैं। जैसे कि हमें देखना हो कि अलग अलग रिलीजन में बच्चों का बर्थ वेट कैसे डिफ़र करता है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें हर रिलीजन के लोग इंक्लूडेड हों, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा ग्रुप हो, पर हर रिलीजन उसमें सैंपल में इंक्लूड होना चाहिए। या हमें ये देखना है कि कौन सी एक बीमारी अलग अलग एज ग्रुप में कैसे प्रेवलेंट है, किस में कम किस में ज़्यादा है, तो हमको जो सैंपल लेना है उसमें हर एज ग्रुप रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि एल्डरली किसी पॉपुलेशन में हो सकता है खाली
2-3% हों, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे सैंपल में एल्डरली लोग इंक्लूडेड हों। तो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम पहले पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवाइड कर लेते हैं। वो स्ट्रैटा इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवाइड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो कि आपके रिसर्च के लिए रेलेवेंट हैं, अगर आपको एज ग्रुप्स में स्टडी करना है तो सारी एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, या रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, या सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपको स्टडी करना है उस स्ट्रेटा में। और फिर हर एक स्ट्रेटम से हम सैंपल लेते हैं। कैसे? रैंडमली। स्ट्रेटम में जब हम देखते हैं तो रैंडमली लेते हैं, हर एक स्ट्रेटा से लेना है, और कितने लेने हैं ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेटा में पॉपुलेशन कितनी है, उसका कितना साइज है। जिसमें जो स्ट्रेटा ज़्यादा बड़ा है उससे ज़्यादा नंबर, जो बीच में है उसके बीच के नंबर, और जो सबसे छोटा है उसमें सबसे कम नंबर, ताकि जो पॉपुलेशन हमको सैंपल मिले वो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो जो हम स्टडी कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमने स्कूल स्टूडेंट्स में एनीमिया की प्रेवलेंस देखनी है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं रूरल स्कूल, अर्बन स्कूल, पेरी अर्बन स्कूल और स्लम के स्कूल्स, और इनमें से हम बराबर रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, या जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा, जिसमें पॉपुलेशन कम है उससे कम, जिस स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत कम है उसमें से थोड़े से प्रोपोर्शन के हिसाब से हम, लेकिन ये जो बच्चा हम हर स्कूल से चूज़ करेंगे ये रैंडमली चूज़ करेंगे। तो पहले आप स्कूल्स को स्प्लिट कर देंगे रूरल, अर्बन, पेरी अर्बन, स्लम स्कूल्स में, और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग from each of the chosen school in proportion to the numbers enrolled in this school. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जैसा का नाम सजेस्ट करता है, ये कई चरणों में या कई स्टेजेस में की जाती है, तब जाके हमको हमारा सैंपल मिलता है। हर एक चरण में या हर एक स्टेज में किसी न किसी तरह की रैंडम सैम्पलिंग होती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग तब इस्तेमाल की जाती है जब हमको बड़े बड़े सर्वे करने होते हैं, जैसे कि पूरी कंट्री में करना है, पूरे देश में करना है, या स्टेट में करना है, या एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में करना है। तो अगर हमें पूरी कंट्री में करना है तो हमारे कंट्री में करीब 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमें जितना सैम्पल साइज कैलकुलेट हुआ है उसके हिसाब से रैंडमली हमने कुछ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स चूज़ कर लिए। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुक होते हैं जो कि गाँव के क्लस्टर्स होते हैं, हमने रैंडम कुछ ताल्लुक चूज़ कर लिए, वो नंबर डिपेंड करता है सैम्पल साइज पे, और इन ताल्लुक में से भी हमने कुछ गांव रैंडमली चूज़ कर लिए। अब कुछ चूज़ किए हुए ताल्लुक, उनमें कुछ चीज़ के विलेजेस की लिस्ट हम इकट्ठी कर लेंगे पूरे देश में से, और हमको केवल इन्हीं विलेजेस में जाके अपना स्टडी करनी है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमको एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल के बच्चों में हुकवर्म की प्रेवलेंस कितनी है ये देखना है। तो हमें पता लगा कि 10% ऑफ पॉपुलेशन हम लेंगे तो हमको ठीक से प्रेवलेंस पता लग जाएगी, 10% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पहले हम उस डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुकों में से 10% ताल्लुक चूज़ करेंगे रैंडमली। फिर ये जो कुछ ताल्लुक हमने चूज़ किए हैं इनमें से 10% गाँव चूज़ कर लेंगे जो कि इन ताल्लुक में ही हैं, तो वो भी रैंडमली चूज़ करेंगे। अब इन गाँव में जो स्कूल हैं, एक स्कूल है या दो स्कूल है, 10% स्कूल रैंडमली चूज़ कर लेंगे, और इन स्कूलों में भी जाके 10% बच्चे रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 10% सैंपल डिस्ट्रिक्ट स्कूल का निकल आएगा। ये हमने जैसे ग्राफिक में बताया है, एक ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें करीब 30 ताल्लुक हैं, तो 3 ताल्लुक हमने चूज़ कर लिए। हर ताल्लुक में करीब 40 स्कूल हैं, तो हमने 40 गाँव हैं, हमने 4 गांव रैंडमली चूज़ कर लिए, क्योंकि 4 जो है वो 40% का 40 का 10% है। फिर हर एक गांव में कुछ स्कूल है, हमने उसमें एक आध स्कूल रैंडमली चूज़ किया, और उस स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें से 10% सैंपल हमने रैंडमली चूज़ कर लिए। अब हर एक स्कूल से जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो हमने एक जगह इकट्ठे कर लिए, या एक एक रिसर्चर उनके स्कूल जाके उन्होंने सर्वे कर लिया। तो ये जो चोजन 5 बच्चे हर एक स्कूल से हैं इनको हम एक मल्टी स्टेज द्वारा लिया गया सैंपल कहेंगे। फिर है मल्टी फेज सैंपलिंग।
पहले हमने पढ़ा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी फेज सैम्पलिंग को शायद सैम्पलिंग कहना उतना ठीक नहीं है, ये एक तरह की स्क्रीनिंग कही जा सकती है कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन तो पहले पूरी पॉपुलेशन से ली जाती है, फिर उसके सब सैंपल पे आगे की इन्फॉर्मेशन ली जाती है। हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि एक ट्यूबरक्लोसिस सर्वे है एक कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी के या पॉपुलेशन के प्रत्येक मेंबर को मॉन्टू टेस्ट दिया गया और जिन लोगों में मॉन्टू टेस्ट पॉजिटिव आया केवल उनको उनका एक्सरे चेस्ट कराया गया, और जिन लोगों के एक्सरे चेस्ट में कोई भी फाइंडिंग आई जो कि ट्यूबरक्लोसिस के सजेस्टिव है उनमें स्पुटम एग्जामिनेशन किया गया। तो ये एक तरह की स्क्रीनिंग ज़्यादा है। क्लस्टर सैम्पलिंग। पहली बात, क्लस्टर सैम्पलिंग एक स्पेशल तरह की सैम्पलिंग होती है जो कि तभी यूज़ होती है जब हम बहुत बड़े बड़े सर्वे करते हैं, जैसे कि पूरे देश में करना है या कोई एक बड़ी स्टेट है उस पर हमें कोई प्रेवलेंस देखनी है तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। दूसरी बात, क्लस्टर होता क्या है? क्लस्टर होता है कि जैसे पूरी कंट्री है, वो स्टेट में डिवाइडेड है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में ताल्लुक हैं, ताल्लुक में फिर छोटे छोटे विलेजेस के ब्लॉक्स हैं और फिर विलेजेस हैं। तो इस तरह से जो सबसे छोटी एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होती है, जैसे कि एक गांव या एक छोटा टाउन या बड़े शहर के एक वार्ड, एक स्लम, ये होते हैं क्लस्टर, जो स्मॉलेस्ट एक स्मॉल हैबिटेशन जिसमें कि होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, ये एक क्लस्टर होता है। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि हर क्लस्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी हमें टोटल पॉपुलेशन पता करनी होती है और हमें ऑब्वियसली पूरी कंट्री की पॉपुलेशन पता होनी होती है जो हमें पता ही होती है सेंसस वगैरह से, और क्लस्टर की भी पता होती है सेंसस की रिपोर्ट से। फ़ायदा ये होता है कि हमें सैम्पलिंग फ्रेम मतलब कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, हर एक प्रत्येक मकान और प्रत्येक इंडिविजुअल का नाम और उसके सैम्पलिंग फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती है। हमें चाहिए तो केवल टोटल पॉपुलेशन की, कंट्री की पॉपुलेशन चाहिए और इन क्लस्टर्स की पॉपुलेशन चाहिए जो कि सेंसस के द्वारा उपलब्ध की जा सकती है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग कैसे की जाती है? हमने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे कि हमने सारे गांव के नाम, स्लम्स के नाम, कॉलोनीज़ के नाम, वार्ड्स के नाम, छोटे टाउन्स के नाम ये लिख लिया और हमें इनके आगे लिख दी इनकी पॉपुलेशन जो कि हमको सेंसस से पता है और हमें कंट्री की पॉपुलेशन भी मालूम है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनमें से अपने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं, कितने क्लस्टर हमें चूज़ करने हैं, ये हमारी स्टडी के पे डिपेंड करता है, सैम्पल साइज़ निकालना है। तो वो जो हमें जितने क्लस्टर्स चाहिए उतने हम रैंडमली सिंपल रैंडम सैम्पल से चूज़ कर सकते हैं। और फिर एक और तरीका होता है जिसमें कि हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा डिटेल्ड तरीका अभी इस लेक्चर के प्रीव्यू से बाहर है, पर वो हम यूज़ करते हैं इम्यूनाइजेशन कवरेज देखने के लिए। पर हम इसमें से रैंडमली सिंपल रैंडम सैंपल से भी क्लस्टर चूज़ कर सकते हैं। और फिर ये जो क्लस्टर हम चूज़ करते हैं, या तो हम उन क्लस्टर्स की सारी पॉपुलेशन को स्टडी कर लेते हैं, और या फिर कई बार इस एंटायर पॉपुलेशन की कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें से हमें प्री डिटरमिन्ड नंबर होता है, जैसे कि 40 करने हैं खाली, तो हमने एक जगह से स्थान से स्टार्ट किया और वहाँ से हम आगे चले और जो घर हमें खुला मिलता गया हम उसमें से सर्वे करते चले गए, और जब 40 पूरे हो गए तो हमने उस क्लस्टर को छोड़ दिया और लिस्ट पर जो दूसरा क्लस्टर है हम उस पर चले गए। तो दोनों चीज़ हो सकती है। एडवांटेज क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग का, क्या फ़ायदा है कि पूरी कंट्री का हमें सर्वे करना है, पर यह एक क्विक और ईजी तरीके से हो जाता है क्योंकि हमें पूरी कंट्री को सैंपल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्लस्टर डिफाइन करके और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम वो क्लस्टर चूज़ कर लेते हैं थोड़े से। तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, जो रिसर्चर लोग हैं, वो थोड़ी जगह जाके और ज़्यादा सर्वे कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग का, कि ये आसान तो है लेकिन ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। जो सैंपल इससे निकल के आता है वो बाकी सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मेथड्स हैं उनसे कम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल के देती है। लेकिन फिर भी WHO ने एक 30 क्लस्टर सैम्पलिंग अप्रूव की है
एक खास काम के लिए, और वो काम है इम्यूनाइजेशन कवरेज देखने के लिए, कितना हमारा टीकाकरण का कवरेज है 1 से 2 साल के बच्चों का पूरी कंट्री में देखने के लिए। पूरी कंट्री में हमें देखने के लिए सिर्फ 210 बच्चों का सर्वे करने की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड कि ये 30 क्लस्टर्स जो हमने चूज़ किए हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग से, वो एक पूरा डिटेल तरीका है। 30 क्लस्टर पूरी कंट्री में, पूरे देश में हमने चूज़ करना पड़ता है, और हर एक क्लस्टर में से सिर्फ 7 बच्चे चूज़ करने पड़ते हैं। और इन 7 बच्चों को एग्जामिन करके और इनकी जो फाइंडिंग निकलती है वो WHO ने बताया है कि जनरलाइज की जा सकती है कि पूरी कंट्री में इम्यूनाइजेशन कवरेज क्या होगी, उसके करीब करीब उसका अंदाज़ा ये सर्वे बता देता है। सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जो हम एक सैंपल चूज़ करते हैं और उसकी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, हम जैसे कि मीन निकालते हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं, प्रेवलेंस निकालते हैं उस सैंपल में। तो ये जो हमने एक सैंपल से चीज़ें निकाली हैं, जिसको कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये जो पूरी पॉपुलेशन है इसके पैरामीटर से कितनी डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है ये सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन कवर करते हैं और एक सैंपल कवर करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस तो होना लाजमी है। यही जो डिफरेंस है इसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम एक की जगह 10 सैंपल लें और 10 अलग अलग रिसर्चर अलग अलग 10 सैंपल लें और उनकी स्टैटिस्टिक्स निकालें, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रेवलेंस, तो वो इन सब सैंपल की आपस में भी स्टैटिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी फ़र्क होना लाजमी है। तो ये भी सैम्पलिंग एरर है। तो ये जो वेरिएशन है एक सैंपल से दूसरे सैंपल और एक सैंपल से पूरी पॉपुलेशन से जो डिफरेंसेस है स्टैटिस्टिक्स में, इसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और ये सैम्पलिंग एरर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम एक सैंपल स्टडी कर रहे हैं। तो वो लाजमी है कि थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही होगा, थोड़ा एरर तो आएगा ही आएगा। ये इसलिए क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं, इसलिए ये आते ही है। अच्छा, अब ये जो सैम्पलिंग एरर है इसको मिनिमाइज़ करने का हमने भी बात की कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम एक चीज़ जो सैंपल एरर को इफ़ेक्ट करती है वो है साइज़ ऑफ द सैंपल, कितना बड़ा सैंपल आपने लिया है। ऑब्वियसली जब आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो परफेक्ट आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो निकल आया, पर अगर आप सैंपल करते हो तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो जितना बड़ा सैंपल आप करते जाते हैं उतना जो डिफरेंस है आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बीच में और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बीच में, या फिर सैंपलिंग एरर जो है वो कम होता जाता है। और दूसरा रीज़न जो सैम्पलिंग एरर के लिए है वो है नेचुरल वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल। जो इंसान का आप BP लेते हैं तो एक टाइम पे कुछ आएगा, अगले टाइम पे थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा ही ना। कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि आपने रैम देखी, हर बार आप रैम चेक करो तो उतनी ही होती है। तो हर बंदे का भी हर बार अलग BP थोड़ा सा आता है, और हर सैंपल का हर बार मीन BP भी थोड़ा अलग आएगा। तो सैंपल टू सैंपल भी नेचुरली अलग आएगा, तो उसको कहते हैं नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग्स। तो ये 2 मेन रीज़न है सैम्पलिंग एरर्स के। दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये क्या होते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर होते हैं, वो गलती जो मीन की कैलकुलेशन में निकलती है या प्रोपोर्शन में निकलती है, जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं होती, सैम्पलिंग टेक्निक की वजह से नहीं होती। जैसे हमने पीछे देखा कि सैम्पलिंग, क्योंकि हम एक सैंपल को एग्जामिन करते हैं तो थोड़ी गलती तो होगी, वो सैम्पलिंग एरर होता है। लेकिन ये सैम्पलिंग टेक्निक से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका मेन कारण होता है कि जो इंसान सर्वे कर रहा है, माप रहा है, उनका थोड़ा सा ह्यूमन एरर। जैसे कि एक रिसर्चर जब सबका ब्लड प्रेशर लेता है तो हो सकता है कि वो 1 या 2 मिलीमीटर ज़्यादा रिकॉर्ड करता हो। दूसरा उसी इंसान का दूसरा ऑब्जर्वर लेगा तो उसका BP 1 पॉइंट इधर या उधर आ सकता है। दूसरा रीज़न इनएडिक्वेट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ही ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया गया है, तो वही रीडिंग गलत ले रहा है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है?
नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द सैम्पल सब्जेक्ट्स। अब आपने एक सैम्पल चूज़ किया, उसमें से कुछ लोगों ने काफ़ी, लेट्स से एक तिहाई लोगों ने आपको बताना ही नहीं चाहा जो आप पूछ रहे हैं। तो जो 2/3 लोगों ने आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है, हो सकता है कि वो 1/3 लोगों से काफ़ी फ़र्क हो। तो जो पूरा सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव था, अब इस सैंपल के 1/3 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो खाली जो 2/3 ने पार्टिसिपेट किया है वो हो सकता है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करते हों, सिर्फ वो। तो ये जो नॉन रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से आपका सैंपल नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो आपका जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आई वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं है। तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर हो गया। ये जो एरर होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सैम्पलिंग एरर तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं पर अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को आप बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप ध्यान से स्टडी करें।